बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। हम अपने बायोस्टैटिस्टिक के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। सबसे पहले मैं अपने फैकल्टी, अपने मेंटोर डॉक्टर यास्मीन पारप्यू को एक्नॉलेज करूंगा, जिसकी वजह से मैं ये काबिल बना कि आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। डॉक्टर यास्मीन पारप्यू बायोस्टैटिस्टिक के हवाले से AKU में अपना एक नाम रखती हैं। आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा चीज़ों की रिकेप कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक की हमने ये डिफिनीशन की थी कि कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। लेकिन स्टैटिस्टिक को जब हम हेल्थ साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, ह्यूमन साइंस में जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम इसको बायोस्टैटिस्टिक कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग और रिसर्च में। टुडेज़ एविडेंस बेस्ड एरा, हम इसमें बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। इसके बगैर हमारी रिसर्च आगे नहीं बढ़ सकती, हम एविडेंस बेस पे नहीं जा सकते। हमारे पास नए गाइडलाइंस इसके अलावा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज, समराइज, इंटरप्रेट करेंगे, उसके बेस पे हमारे पास न्यू गाइडलाइंस आएंगे। क्योंकि हम किसी भी एक इंडिविजुअल्स रीडिंग पे हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। जब हम इसको जनरलाइज करेंगे तो मल्टीपल्स रीडिंग डेटा हम लेंगे और उसके लिए बायोस्टैटिस्टिक की ज़रूरत है। इसके बाद हमने पढ़ा था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। क्वालिटेटिव है, जिसको हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं, और दूसरी क्वांटिटेटिव है। कैटेगोरिकल वेरिएबल या क्वालिटेटिव वेरिएबल हमारे पास 2 टाइप के हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल में हमारे पास होते हैं जैसे कि यस, नो, ट्रू, फॉल्स, मेरिड, अनमेरिड, इस टाइप के जो क्वेश्चंस वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास नॉमिनल में आते हैं। ऑर्डिनल में एक स्पेशल ऑर्डर और हायरार्की होती है, लाइक एजुकेशनल लेवल, लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कंट्री और अ विलेज फॉर एग्जांपल, उसको हम कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं हमारे पास। क्वांटिटेटिव को फिर 2 में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। कंटिन्यूस को कहते हैं कि ये मोस्ट प्रिसाइज डेटा हमें देते हैं, मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है। वाई? तो ऐसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, तो हम एग्जैक्ट नंबर तक जाते हैं कि फॉर एग्जांपल 170.5 सेंटीमीटर। और फॉर एग्जांपल हम अपना वेट चेक करते हैं तो 160.5 kg। तो हम 0.5 मीन्स एक्यूरेट प्रिसीजन तक हम चले जाते हैं। लेकिन डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव में हम प्रिसीजन तक नहीं जाते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा BP 120/80 है, तो 120 के बाद हमारे पास 121 आता है। 121 और 120 के बीच हमारे पास रीडिंग कभी भी नहीं आती, तो उसको हम कहते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव को और 2 में भी डिवाइड किया है, जिसको कहते हैं रेशियो और इंटरवल। रेशियो स्केल में हमारे पास फिक्स, जीरो की वैल्यू फिक्स्ड होती है, विच मीन्स नथिंग इज देयर। अगर कोई चीज़ जीरो हो जाए इट मीन्स नथिंग इज देयर। लेकिन इंटरवल में हमारे पास जीरो आर्बिट्ररी होता है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर से, तो हम कहते हैं कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर है लेकिन उसकी रीडिंग हमने क्या है, ज़ीरो दिया है, तो इसको इंटरवल स्केल कहते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है, जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड बैलेंस होता है, वो भी हमारे पास ज़ीरो मीन्स ये नहीं होता, कभी कभी हमारे पास निगेटिव में भी चला जाता है। तो इट मीन्स उसमें जो वैल्यू है, जो मनी है, उसकी जो है कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। वो फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ज़्यादा खर्च किया तो निगेटिव में भी जा सकता है, ज़ीरो में भी आ सकता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो उसको भी हम कहते हैं कि ये इंटरवल में हमारे पास आता है, क्वान्टिटेटिव इंटरवल। अब हम आते हैं अपने आज के एक्चुअल प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। तो हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं? बेसिकली हम 2 तरीक़ों से करते हैं, टेबल्स के फॉर्म में करते हैं, ग्राफ्स के फॉर्म में करते हैं। टेबल्स के फॉर्म में हम मोस्टली हमारे पास 2 टाइप्स के टेबल्स फिर बनते हैं, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है, एक क्रॉस टेबुलेशन। फ्रीक्वेंसी टेबल में हमारे पास पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी आती है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और
क्रॉस ट्रिबुलेशन में हमारे पास जो हमने मोस्टली पढ़ा 2x2 टेबल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक साइड पे हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल, दूसरे साइड पे हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल होता है या दो होते हैं, कुछ भी है, लेकिन ये 2x2 फिर टेबल के फॉर्म में आता है। लाइक हम यहाँ पर कहते हैं कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, तो ये हमारे पास क्रॉस ट्रिबुलेशन बन जाती है। तो डेटा जब हम कलेक्ट कर लेते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं या क्रॉस ट्रिबुलेशन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और ग्राफ स्पेशली क्वालिटेटिव डेटा के लिए अपने ग्राफ से और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए अपने ग्राफ से हम 1 बाय 1 इसको आप पढ़ेंगे। बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम क्यों बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम अपनी रीडिंग के लिए आसानी के लिए बनाते हैं कि हमारे पास मल्टीपल डेटा आता है। फॉर एग्जांपल हमने 18 रीडिंग ले ली, हमने 20 रीडिंग ले ली, बीपी की या टेम्परेचर की, किसी भी चीज़ की हमने मल्टीपल रीडिंग ले ली। अब मल्टीपल रीडिंग्स को हम लिखेंगे तो एक पेशेंट का फॉर एग्जांपल बीपी आता है 120/80, दूसरे पेशेंट का आता है 150/80। तो इस तरह जब ये डिफरेंट रीडिंग हमारे पास आती है तो हम इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे कि कितने लोगों की 150 आई है, कितने लोगों की 120 आई है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम इसको टेबल फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी आता है, हमारे पास जो इवेंट होती है या जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हम लिखते हैं। फिर हम उसको कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 150 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया है तो वो कितनी दफ़ा आया है, फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स आए हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल 120 बीपी आए हैं तो 120 हमारे पास कितनी दफ़ा आए हैं, 7 टाइम्स आए हैं। इसके अलावा मल्टीपल टाइम जब हमारे पास ये आते हैं तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाती है। फिर इसके बाद हम इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऐसे निकालते हैं कि हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल जो 5 है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर। फॉर एग्जांपल 20 हमारे पास टोटल हैं, वो हम 5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रीडिंग है, उसमें हमारे पास एक इवेंट 3 टाइम्स आया है और टोटल रीडिंग हमारे पास 15 है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 0.333। तो 0.33 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएंगे 33.33%। तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग हमारे पास 33.33% ऑफ द होल रीडिंग आई है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें इवन फ्रीक्वेंसी बताती है कि फॉर एग्जांपल एक इवेंट हुआ है, बार बार हमने रीडिंग ली है, उसमें एक स्पेसिफिक रीडिंग, वो टेम्परेचर की हो, वो हमने कोई ऑब्जर्वेशन की हो, वो स्पेसिफिक रीडिंग हमारे पास कितनी दफ़ा आई है और कितने परसेंटेज में आई है। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाते हैं ताकि फिर हम इसको ईजिली इंटरप्रेट कर सकें, ईजिली हम इसको जनरलाइज कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमारे पास मल्टीपल रीडिंग आई है, लाइक 3, 5, 2, 4, 1, इस तरह मल्टीपल रीडिंग 16 रीडिंग हमारे पास आई हैं। अब अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो कोई भी इससे कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी दफ़ा आई है, कितना परसेंटेज आया है। तो उसको हम ईजीली इंटरप्रेट करने के लिए और समझने के लिए हम इसको बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 कितनी दफ़ा आए हैं, 1 टाइम आए हैं, 1 कितनी दफ़ा आए, 2 टाइम्स आए हैं, 2 4 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 4 2 टाइम्स और 5 2 टाइम्स आई। तो अब हम इससे ये अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम्स आई है और कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन परसेंटेज में कितने टाइम आए हैं। लाइक हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, इसको हमने ऐड किया तो 16 ऑब्जर्वेशन हमारे पास टोटल हो गए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने पहले भी पढ़ा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हम कैसे निकालते हैं। तो जिस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी आती है हम उसको उस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ द इवेंट, जिसको हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस में कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी विच इज़ इक्वल टू 0.33
और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33% आ जाएगी। तो ये 33.33% हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास डिफरेंट वोमेंस है और उसके चिल्ड्रंस, वोमेन और चिल्ड्रंस के रेशो को निकाला गया है कि हमारे पास 0 चिल्ड्रन, 1 फीमेल के 0 चिल्ड्रन है, 2 फीमेल के 1 चिल्ड्रन है, 4 फीमेल के 2 चिल्ड्रंस है, 5 फीमेल के 3 चिल्ड्रंस है, 2 फीमेल के 4 चिल्ड्रन है और 2 चिल्ड्रन फीमेल के अगेन 5 चिल्ड्रंस हैं। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीवियसली हमने कहा कि कैसे निकालेंगे कि वही ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी। तो 0 चिल्ड्रन 1 फीमेल के हैं तो 1 को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 है, 1 डिवाइडेड बाई 16 ये हमारे पास आ जाएगी 0.0625। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि हमारे पास ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की फार्मूला है कि हम फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगी 6.25%। तो 6.25% का मतलब क्या है कि हमारे पास जो 16 ऑब्जर्वेशन है उसमें 0 चिल्ड्रन 6.25 फीमेल के 0 चिल्ड्रन हैं। लाइकवाइज हम देखेंगे कि 1 चिल्ड्रन है वो 2 फीमेल के हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 16 इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.125। इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 12.5%। तो इसका मतलब ये है कि 12.5% फीमेल के 1 चिल्ड्रन है। लाइकवाइज हम आगे जाएंगे तो हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी आएगी, 31.25 है, वो आएगी 5। तो 5 फीमेल्स ऐसी हैं जिसके 3 चिल्ड्रन हैं, तो ये हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी। इसके अलावा 12.5% ऑफ द फीमेल हैविंग 5 चिल्ड्रन अमॉन्ग द 16 ऑब्जर्वेशन, 12.5 फीमेल ऐसे हैं जिसके 5 चिल्ड्रन हैं। तो इससे हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी और इस फार्मूले के थ्रू आएगी। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हमने बार ग्राफ या बार चार्ट यूज़ करना है। हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को लेना है, जैसे कि इस केस में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, और वाई एक्सिस पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेना है जो कि नंबर ऑफ़ वुमेन है और नंबर ऑफ़ मदर्स हैं। इसको हम ड्रा करेंगे कि 0 चिल्ड्रन कितने फीमेल के हैं, 1 चिल्ड्रन कितने फीमेल के हैं, 2 चिल्ड्रन कितने फीमेल के हैं, 3 कितने फीमेल के हैं, 4 और 5, और इस तरह अकॉर्डिंगली हम फ्रीक्वेंसी को रखेंगे वाई एक्सिस पे और इसको हम मेजर करेंगे कि कितने लोगों के कितने चिल्ड्रन हैं। हम इसको ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं डायग्राम से या ग्राफ से। जब हमारे पास स्मॉल ऑब्जर्वेशन होते हैं, थोड़े से ऑब्जर्वेशन होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, 15 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन है और वो ज़्यादा डिस्पर्स भी नहीं है, तो उसके लिए हम अनग्रुप और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। लेकिन जब हमारे पास ऐसे डेटा आए जो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स भी हो, रीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो, लाइकवाइज की क्वांटिटेटिव स्टडी है, इसमें आपकी जो है मोर देन 100 रीडिंग आ जाए, मोर देन 500 रीडिंग आ जाए, अब हम उसको अगर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाएंगे तो बहुत लंबी टेबल बनेगी। उससे बचने के लिए फिर हम ऐसे डेटा की ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करें क्योंकि हमने जो डेटा लिया है वो लाजिमी नहीं है कि हमने जो पहला डेटा लिया है वो स्मॉलेस्ट होगा, जो दूसरा लास्ट लिया है वो लार्जेस्ट होगा। हमारे पास बीच में कम और ज़्यादा रीडिंग आते रहते हैं, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। हम इसको तरतीब से लिखेंगे। असेंडिंग वेव्स में मोस्टली लिखते हैं, डिसेंडिंग में भी लिखते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको असेंडिंग वे में लिखते हैं। दूसरी बात पर हम इसकी क्या कहते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। रेंज हम इसकी कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ताकि पता चले कि इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, ताकि हम कुछ मिस ना कर सके। तो रेंज के लिए है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू हम करते हैं। इस केस में देखिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि डिफरेंट वैल्यूज़ दिए हैं HB के। HB के डिफरेंट वैल्यू दिए हैं, 50 वैल्यूज़ ऑफ मीन दिए हैं HB के। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। 50 वैल्यूज़ को हम बनाएंगे, अलग अलग वैल्यू है, शायद कुछ मैचिंग भी हो, रिपीटेड भी हो, लेकिन लाजिमी नहीं कि सारे रिपीटेड होंगे। तो इस डेटा को अब हम 50 इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बनाएंगे तो बहुत लंबी टेबल बनेगी। सो इट्स बेटर कि हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे और लार्जेस्ट वैल्यू को देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमने उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है 13.5 और लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास आई है 18.3।
ग्राम पर डे की आई हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि बायोस्टैट में हम कुछ भी लिखेंगे तो हमने उसके साथ वैल्यू मस्ट लिखनी है ताकि पता चले कि क्या ऑब्जर्वेशन है। अब हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल सैंपल साइज जो हमारे हैं वो 50 है। इन हमारा कितना है 50 है। हमारे पास मिनिमम जो आया है मिनिमम वो है 13.5 और मैक्सिमम जो हमारे पास आया है वो हमारे पास 18.3 आया है। तो हम रेंज क्या करेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम 18.3 से 13.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.8 ऑलमोस्ट। तो जब हमारे पास 4.8 आ जाएगी हमारे पास रेंज हो गया, 4.8 हमारे पास रेंज आ गया। अब हमने पहले डिस्कस किया कि जब ऐसे डेटा आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं जिसको CI कहते हैं, क्लास इंटरवल CI हम कैसे निकालते हैं, CI हम निकालते हैं कि हमारे पास जो रेंज आया है उस रेंज को हम नंबर ऑफ़ क्लासेस, हम कितने क्लासेस बनाना चाहते हैं उस पर हम कितने इंटरवल्स बनाना चाहते हैं हम उस पर डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारे पास है कि 4.8 आ गया। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5 क्लासेस बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास इंटरवल क्या आएगी, 4.8 को मैं 5 पे डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगी ऑलमोस्ट 0.96। तो 0.96 को मैं राउंड अप करूँगा तो 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो दो वैल्यूज़ हम बनाएंगे, जो हम क्लास इंटरवल लेंगे, हर एक क्लास इंटरवल के जो बीच में गैप होगा 2 डिजिट का, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच 1 डिजिट, पूरे 1 नंबर का डिफरेंस होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा लोअर लिमिट है 13.5 तो मेरा अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास होगा वो होगा 14. यहाँ पर हमने 6 क्लास इंटरवल बनाए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमने बनाए तो हमारे पास लोएस्ट जो होंगे 12.95 से लेके 13.95, ये मेरे पास एक क्लास इंटरवल बन गई। अब मैंने अपने ऑब्जर्वेशन जो मेरे 50 ऑब्जर्वेशन है उसमें से देखना है कि कितने ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो फाइल करते हैं बिटवीन 12.95 टू 13.95। उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ डेट क्लास आ जाएगी। लाइक इसमें 3 ऑब्जर्वेशन इनके बीच आ रहे हैं, 5 ऑब्जर्वेशन 13.95 और 14.95 के बीच आ रहे हैं 15, 16, 10 और 1। ये हमारे पास पूरे ऑब्जर्वेशन, हम इसको ऐड करेंगे ये मेरे पास 50 बन जाएंगे। तो पूरे ऑब्जर्वेशन सैम्पल या पूरे ऑब्जर्वेशन जिसको हम इन कहते हैं मेरे पास 50 है। और इंडिविजुअली हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं वो आप लोग देख सकते हैं, 3, 5, 15, 16, 10 और 1 आते हैं। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम जब बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो हम डायरेक्टली इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे, निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम पहले क्लास की मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट के लिए फिर एजेड जैसे कि हमने रेंज का कहा था, लेकिन रेंज यहाँ पर हम उसी क्लास का सिर्फ वैल्यू लेंगे। लोअर लिमिट अपर लिमिट ले लेंगे 13.95 प्लस 12.95, इसको हम ऐड कर लेंगे और 2 पर डिवाइड कर लेंगे। तो इससे हमारे पास क्लास की मिड पॉइंट आ जाएगी। लाइक 12.95 माइनस 13.95, इसको हम ऐड करेंगे और फिर 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास 13.45 इसकी मिड पॉइंट आ जाएगी। तो ये 13.45 क्या रिप्रेजेंट करता है, 13.45 अप्रॉक्सीमेटली शो करता है कि जितने भी 3 वैल्यू थे, ये जितने भी 3 रीडिंग थे, ये सारे 3 रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली 13.45 ही थे। लाजिमी नहीं है लेकिन ये शो करता है कि जो 3 वैल्यू थे ये 13.45 थे। जो 5 रीडिंग थे क्लास इंटरवल 2 में वो 14.45 है।
जो तीसरे ग्रुप में है 15.45, ये हमें अप्रॉक्सीमेट डेटा शो करता है। मस्ट नहीं है कि ये 13.45 ही ये तीनों रीडिंग होंगे, लेकिन हम इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की साइड पे हम जब जाएंगे तो हमने पहले से इसकी मिड पॉइंट निकालना होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम क्लास इंटरवल बनाते हैं, उसमें हमने डायरेक्टली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साइड पे नहीं जाना होगा। पहले हमने क्या करना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर लूँ कि जब हमारे पास जब वैल्यू या ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑब्जर्वेशन जब मेरे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक मोर देन 30, 40, 50 होते हैं, तो फिर उसके लिए हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनाते, फिर हम उसके लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं, फिर हम उसकी रेंज निकाल लेते हैं, फिर रेंज निकालने के बाद हम उसकी क्लास इंटरवल निकालते हैं, बनाते हैं, और फिर हम उसके इंटरवल्स लिख लेते हैं कि कितने इंटरवल्स हमने बनाए हैं, उसको हम लिख लेते हैं। फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। हम इंडिविजुअल ग्रुप फ्रीक्वेंसी में, लाइक जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हमने कहा था कि कितनी फीमेल के 8 चिल्ड्रन है, तो हमने उसको डायरेक्टली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास अब रेंज बन गई 12.95 टू 13.95। अब रेंज बन गई तो इसके बीच जितने भी इवेंट्स आते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन आते हैं, ये इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। लाइकवाइज द अदर ग्रुप 55 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, 10 हो गए और 1 हो गए। और जैसे मैंने अभी कहा कि जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो उसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी के बाद डायरेक्टली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF जिसको कहते हैं हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर इसके बाद हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जानिब जाएंगे। डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, पहले जो कलेक्शन था पेज हमने स्टैटिस्टिक का पढ़ा, फिर इसके बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में, हमने उसको ऑर्गेनाइज किया। अब दूसरा वे फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने पहले कहा कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, एक हमारे पास ग्राफ्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ है। अब हम उसको मोस्टली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होते हैं इसको हम हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन्स के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम हमारे पास क्या होता है, हिस्टोग्राम हमारे पास मोस्ट कॉमन ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। जो कि मैंने पहले कहा कि फ्रीक्वेंसी टेबल तो हमने बना लिया, अब इट्स बेटर वे कि हम लोगों को दिखाए, पोस्टर बनाए, प्रेजेंटेशन बनाए, तो हम उसको ईजीली अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो वो बहुत ईजी होता है इंटरप्रिटेशन के लिए। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बार प्लेस साइड बाय साइड, इसमें साइड बाय साइड बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, तो इसके बहुत सारे टाइप्स भी हमारे पास, लाइक इसमें आप देखें कि हमने क्या किया है, जो वुमेन है फीमेल है, और इसके साथ यहाँ पर एज, डिफरेंट एज ग्रुप दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल 14.5 जो हमारे पास एज है, ईयर ऑफ एज, इसके कितने फीमेल्स हैं हमारे पास 8 है। 24.5 के कितने हैं, तो ये डिफरेंट हमने ग्राफिकली वे, पहले हमने इसको ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले ये मस्ट है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एज, स्पेसिफिक एज कितने फीमेल का है। फॉर एग्जांपल ये 14.5 जो आया है ये कितने फीमेल का है, ये पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये 8 फीमेल के आए हैं। वहाँ से फिर हम ईजिली इसको इंटरप्रेट करेंगे और ईजिली हम इसके ग्राफ्स बनाएंगे। दूसरे हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एज द नेम इंडिकेट, पॉलीगॉन हमारे पास जब हम डिफरेंट मल्टीपल्स हमारे पास रीडिंग आ जाते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूज़ द सेम एक्सिस एज हिस्टोग्राम, जैसे कि हिस्टोग्राम में हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जैसे कि हमने कहा कि इसको हम एज वाइज या फ्रीक्वेंसी वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय मेकिंग पॉइंट एट द सेम हाइट, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले हम आप यहाँ पर देखें ये हमने रेक्टेंगल्स बनाए हैं, लेकिन पॉलीगॉन में हम रेक्टेंगल्स का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर हम डाट कर लेते हैं और वहाँ से एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं। लाइक एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। हमारे पास जो हिस्टोग्राम है उसी हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी।
ये अनदर वे है कि ये आप लोग देख सकते हैं जो 1 ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। फिर ये हम जो हिस्टोग्राम है इसको हटा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास फिर कैसे बन जाएगी, ये हमारे पास ऐसे बन जाएगी। फिर इसको हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। इसको हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे पास एज है, तो हम इसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस एज के कितने लोग, कितनी फ्रीक्वेंसी है इस एज की, डिफरेंट एज की हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो द नेक्स्ट वन कि इसमें भी हम इसी तरह मिड पॉइंट को मिला के हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। दूसरा में जो क्वालिटेटिव डेटा को मोस्टली हम करते हैं, हमारे पास सिंपल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है, बार चार्ट और फिर कंपोनेंट बार चार्ट है, स्लाइडिंग बार चार्ट है और पाई चार्ट है, जिसको हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। ये हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट है। मल्टीपल बार, सिंगल जो इंडिविजुअल बार चार्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही रीडिंग की हमने उसकी ऑब्जर्वेशन ली होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल का हमने लिया है या एक ग्रुप का हमने लिया हो, तो एक ही वेरिएबल या स्नो का लिया हो, कोई स्टडी की हो जिसमें हमारे पास जस्ट 2 ही वेरिएबल को हमने लिया हो, तो मेरे पास इंडिविजुअल हो जाएगी। लेकिन जब हम उसको मल्टीपल, जो यहाँ पर आप लोग देखें मेल का अलग लिया है, फीमेल का अलग लिया है, मेल और फीमेल को दोनों को हमने एक साथ मिलाए हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गई, मल्टीपल बार चार्ट हो गए। इसमें मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है। पहले जो इंडिविजुअल हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि अकेले सिर्फ फीमेल को हमने लिया था, फीमेल के एज को हमने लिया था। फिर हमने इसके बाद या फॉर एग्जांपल जो HB लेवल है मेल का वो लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों लिए हैं, मेल भी ली है और फीमेल भी लिया है, तो इसको हम कहते हैं कि मल्टीपल बार चार्ट। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशंस पिरामिड। ये हमारे पास ये मल्टीपल जो हमने पहले पढ़ा, इसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जो सेंसस में पॉपुलेशंस को हम शो करते हैं तो इसी तरह हम शो करते हैं। लाइक कि ये मेरे पास नीचे जो दिया गया है, ये मेरे पास क्या है, नंबर इन मिलियंस है कि कितने लोग, और ये हमारे पास एज की डिफरेंट रीडिंग दी गई है कि कितने, इतने एज के कितने लोग मेरे पास है। लाइक 80 प्लस के मेरे पास जो रेड, ऊपर रेड दिया गया है, नीचे हम लेके आएंगे तो इससे हमें रिप्रेजेंट होगा कि कितने लोग मेल और फीमेल, ये मेरे पास अबव 80 है, कितने लोग 75 टू 79 हैं, कितने लोग 70 टू 74 है। लाइक इसमें अगर आप लोग देखें तो सबसे हाईएस्ट दिया गया है वो कितने हैं, जो नीचे हैं 0 to 4 मेरे पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है। लेकिन इट्स अ डमी वेरिएबल, लाजिमी नहीं। पाकिस्तान में आलमोस्ट जो एडल्ट एज है 20 to 40 50, इसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान में ज़्यादा है। लेकिन ये जिस आप लोग को समझाने के लिए दिया गया है कि इसको हम एज से, मल्टीपल एज को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना भी डेटा लेते हैं, प्रेजेंट करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, वो हम बुक्स से लें ताकि वो वैलिडेटेड हो। इंटरनेट सोर्सेज हम इतना नहीं लेते क्योंकि वो कोई भी बना सकता है और अपनी आसानी के लिए बनाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना भी डेटा कलेक्ट कर ले वो हम बुक से लें। तो ब्लूमेन की जो बुक है वो भी रिकमेंडेड है और कोस्मा की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड। ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। तो आप लोग भी अगर इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो और भी समझना चाहते हो तो इन दोनों बुक को आप पढ़ो, आप लोग को बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे आप लोग की ताउन से। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।